बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप जमहूरियत। नाज़रीन, आम इंतखाबात ने तहरीक इंसाफ को एक नई तवानाई बख्शी है। वो लोग जो कि डर के रूपोश हो गए थे, अब वो निकल कर सामने आ रहे हैं। इंतखाबात जीतने के बाद हम ये देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के लोगों को, खसूसन जो 9 मई में नामजद थे, उनको जमानतें भी मिल रही हैं। आज 33 अफराद को जमानतें मिली हैं। क्या ये एक नए दौर का आगाज़ है? तहरीक इंसाफ एक तरफ तो कोशिश ये कर रही है कि वो किसी तरह बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की रिहाई को मुमकिन बनाए। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो अदालतों में अपनी जंग लड़ रही है। फॉर्म 47 और फॉर्म 45 का ये किस्सा, आज इसको प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब, जिन पर इंतखाबात से पहले कई मुकदमात थे और उन मुकदमात में वो नामजद थे, पुलिस उनको ढूंढ रही थी, लेकिन अब जो है इंतखाबात के बाद पिक्चर ये है कि वो एक सूबे के वजीर आला ना सिर्फ बन गए हैं, बल्कि उस वजीर आला की जानिब से एक तगड़े एहतजाज की कॉल दे दी गई है। ये एहतजाज इतवार के दिन होगा। इमरान खान साहब की जानिब से मुल्क गिर एहतजाज की कॉल जो दी गई है, इस पर भी आज डिस्कस करेंगे। क्या तहरीक इंसाफ को मरकज में जो है अपोजिशन और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत पर तवज्जो देनी चाहिए, या मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, फिर से रोड्स पे आना चाहिए? ये सवाल हम अपने एनालिस्ट के सामने रखेंगे। दूसरी जानिब जो पेशावर हाई कोर्ट है, आज उससे एक अहम फैसला आया है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट का रुख किया था। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया था उसमें कहा था कि ये मखसूस नशिस्तें जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नहीं बनती हैं, ये दीगर जमातों में बांट दी जाएं, जिसकी मुखालफत भी पंजाब के ही एक रुकन ने की थी। अब जो है ये फैसला, इस पर पहले तो हाई कोर्ट की जानिब से स्टे दिया गया, फिर लार्जर बेंच बना और अब इस लार्जर बेंच की जानिब से इस स्टे को बरकरार रखा गया 13 मार्च तक। क्या मुकद्दर होगा? क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये सीटें मिल जाएंगी या नहीं? इन सीटों का बड़ा रोल है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो आ रहे हैं उसका इलेक्टोरल कॉलेज पे बड़ा असर पड़ेगा। इसको भी आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और आखिर में हम मुल्क की मईशत को डिस्कस करेंगे। हुकूमत साजी का मरहला तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। हम ये देखते हैं कि मुल्क को इस टाइम सबसे बड़ा चैलेंज जो दरपेश है वो मईशत का है। चंद रोज कबल कराची में एक शख्स ने खुद सोजी की। लोग जो हैं बेरोजगारी की वजह से तंग हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हुकूमत आते ही कोई रिलीफ जरूर फराहम करेगी। क्या हुकूमत के पास इतना खजाना मौजूद है कि वो सब्सिडीज दे? 131 अरब डॉलर हैं, उनके हम मकरूज हैं। 10 अरब डॉलर हमने अदा करने हैं। IMF के प्रोग्राम में हमने अलग जाना है। गैस, बिजली, तेल की कीमतों में जो इजाफा होगा, इसको हुकूमत किस तरह से टैकल करेगी, ये भी हम आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं। हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं। अजहर सिद्दीक साहब सीनियर माहिर कानून हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर गजनफर अली की जानिब बढ़ूंगा। सर, क्या देखते हैं आप? तहरीक इंसाफ एक तरफ तो मज़ाहमत का रास्ता जो कि वो 2013 से अपनाती आई है, दोबारा से उस तरफ जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको रिलीफ भी मिल रहा है। तो तहरीक इंसाफ के लिए मफाहमत का रास्ता राइट नाउ ज्यादा बेहतर नहीं है? देखिए, बात यह है कि इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में, और इलेक्शन होने के बाद जो इलेक्शन कमीशन का जो उसमें रोल रहा और इलेक्शन होने के बाद जो सवालात होते हैं, वो सवालात हर ज़बान ज़दे आम पे हैं। और उसके ऊपर फर्दर तुरफा तमाशा ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म 45 अपलोड किए थे, उनके अंदर जो नामलिस्ट थी और जिस तरह 173 को 973 बनाया गया था, तो वो तमाम लोगों तक वो चीज़ें पहुंच गई। अब इलेक्शन के नतीजे में फेडरल गवर्नमेंट बनी, जिसमें शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर हैं। उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनी और KPK में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो बात यह है कि दो सेगमेंट्स में आप इसको दो 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 रुख हैं इसको देखें। एक तो यह है कि अब तो हुकूमत बन गई है, उस हुकूमत को फंक्शनल हुकूमत के रोल पे तौर पे सामने आना चाहिए। और वो हुकूमत जो है, इसको KPK में तहरीक इंसाफ को और बाकी जगहों पे जो हुकूमतें बनी हैं उनको लेके आगे चलना चाहिए और उनको चलाने की कोशिश करनी चाहिए। एक तो ये एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि तहरीक इंसाफ के नहीं, आपने देखा
JUI के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपने देखा बलूचिस्तान से बहुत सारे लोगों के इलेक्शन के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उसका बुनियादी और उसके साथ बहुत सारी रिटें ऐसी हैं जो इस वक्त अदालतों में पड़ी हैं, जो बेंचों में जाके लगनी है, और वो तमाम की तमाम रिटें जो है वो रिलेट करती हैं इलेक्शन के रिजल्ट से। और वो लोगों ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज किए हुए हैं, जो उनका बुनियादी हक है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे देयर इज डिस्क्रिपेंसी इन फॉर्म 45 एंड फॉर्म 47। अब वो डिस्क्रिपेंसी भी जो इलेक्शन कमीशन ने खुद जो फॉर्म अपलोड किए थे उसके अंदर नजर आ गई है। अब जब वो नजर आ गई है तो उसके ऊपर जिस जिस कैंडिडेट ने इलेक्शन लड़ा था, और इलेक्शन लड़ा भी इंडिपेंडेंट के तौर पे था, उसके पास कोई पार्टी का सिंबल नहीं था, उसने किसी ने बैंगन में, किसी ने किताब पे, किसी ने किसी चीज पे इलेक्शन लड़ा। तो अब वो जो उनका जो अपना कंसर्न है और जो उसका इशू है इलेक्शन कमीशन के साथ, वो तो उसने रेज करना है। तो वो चीजें जो है वो साइड बाय साइड चलेंगी। सर, और लेकिन उसके ऊपर सवाल ये कि वो चीजें जो है सड़कों पर आकर तय कर सकती है तरीके इंसाफ, क्योंकि ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजी तो वो अपनाए हुए, और वो स्ट्रेटेजी वो है कि वो अपने जो फोरम्स हैं उनको एग्जॉस्ट कर रही है, वो हाई कोर्ट की जानिब जा रही है, इलेक्शन कमीशन की जानिब जा रही है। लेकिन ये जो इमरान खान साहब की एहतजाज की कॉल है इतवार वाले दिन, इसको किस तरह से पर्टिकुलरली आप देखते हैं? अब ये एक पॉलिटिकल पार्टी का फैसला है, वो एहतजाज करना चाहते हैं। अगर वो पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं जो रिस्ट्रिक्ट रहे एक स्पेसिफिक जगह की तरह, जैसे आप देखें कि वेस्ट में एहतजाज होता है और उसमें लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो मुतासर ना हो, और वो एक दिन एहतजाज हो और उसके ज़रिए एक वो पैगाम देना चाहते हैं कि जी हमारे साथ जो इलेक्शन के ऊपर जो चीज़ें हैं उनको सेटल जिस तरह मर्जी हो, ट्रिब्यूनल जिस तरह मर्जी सेटल करे, ये मैं और आप एंटिसिपेट नहीं कर सकते। जब वो उसकी डिटेल में जाएंगे तो नेचुरली कोई फैसला ठीक। देंगे, क्योंकि अभी अदालतों ने भी कुछ फैसले दिए हैं। तो ये तो अगर तो ये वन डे कॉल है तो ठीक है, लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा ना, वन डे कॉल है तो ठीक है उनका। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि एहतजाज ठीक। ना करना उनका राइट नहीं है। वो तो एक पीसफुल एहतजाज करना और अपनी आवाज उठाना, कानून के दायरे के अंदर रहते हुए, कानून के दायरे के अंदर रहते हुए, ठीक। वो पार्टी का हक है। लेकिन जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि उसके साथ साथ होना ये चाहिए कि केपीके को कंसंट्रेट ये भी करना चाहिए कि केपीके में जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है या रवली गंडापुर की, उसको भी फंक्शनल बनाए जी, और ये उसको आगे अजहर सिद्दीक साहब से पूछें। अजहर लोगों साहब, की बेहतर नहीं है कि ज़्यादा परफॉर्मेंस पे इस टाइम फोकस किया जाए? पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, हमारी इकॉनमी जिस तरह से सफ़र कर रही है, अगर सड़कों पे ही हमने ये फैसले कराने, 2013 से हम ये देख रहे हैं कि पीटीआई की हुकूमत आई, वो सड़कों पे आए, 2018 में फिर जो है एहतजाज की बात की गई, लेकिन उस टाइम जो है एहतजाज डिले किया गया। जब फौरी तौर पे हुकूमत बनी थी तो मुस्लिम लीग नून ने कहा कि हम वक्त देते हैं पीटीआई को परफॉर्म करने का। अभी राइट नाउ आप जा रहे हैं दीगर फोरम्स पे, तो इसको देखें आप, इसको क्या इसमें फैसला आता है? आप नहीं समझते ये बेहतर स्ट्रेटेजी है? देखिए, हमने तो सड़कों पे तो बाद में आ रहे हैं ना, साथ साथ हमने कोई लीगल फोरम नहीं छोड़ा। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने अपने केसेस रखे, हम इलेक्शन लड़ते रहे, पार्टी इलेक्शन भी लड़ते रहे। हमने बता दें किसी जगह हमने, और इलेक्शन कमीशन वन साइडेड बाइस्ड जो किरदार अदा करता रहा, डस्का के इलेक्शन से ले लें, जिमनी इलेक्शन हरवाने के हद तक जो कुछ हमने देखा रिकॉर्ड के ऊपर है ना, जो सारे हालात और वाकयात आए। फिर भाई एक ही सियासी जमात थी जिसका प्रोविडेंट फंडिंग बाकी किसी सियासी जमात का, एक ही सियासी जमात जिसके इंट्रा पार्टी, एक ही सियासी जमात थी जिसपे तोशा खाना आया, एक ही सियासी जमात थी जिसके ऊपर तौहीन इलेक्शन कमीशन आया। आप जरा और तो करें ना कि ये सारे वो मामले हैं, नजर आ रहा है कि और इसमें मैं क्या कह रहा हूं कि पीडीएम 1 थी, उसके बाद पीडीएम हाफ आई निगरान हुकूमत, पीडीएम 2 अब आ गई गवर्नमेंट। उन्होंने तो देखा ना बदमाशी से, जालसाजी से, फ्रॉड से हुकूमत बना ली उन्होंने। और अब और सबसे बड़ा जुल्म क्या है, इलेक्शन कमीशन रिजल्ट शीट नहीं दे रहा। पार्टी सिंबल तो ले लिया, पार्टी के तौर पर इलेक्शन लड़ने दिया और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंबल जमा करा, वो भाई उन्होंने लड़ने ही नहीं दिया। तो सर, ये इसमें आपकी रिकॉर्ड अपनी गलती है ना। उस पार्टी के साथ आपने इत्तेहाद कर लिया जिसने पहले से फहरिस्त जमा ही नहीं कराई थी, उस पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लिया जिसकी पार्टी का नुमाइंदा अपने टिकट पे नहीं खड़ा हुआ, तो किस तरह से इलेक्शन कमीशन आपको दे? खबर साहब, यही तो बताना है आपको कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट नॉमिनेशन पेपर आपने दिखाया, डेक्लेरेशन अपनी जमा कराई, उन्होंने कहा आपसे इंतखाबी निशान ले लिया गया है, आप इलेक्शन लड़ सकते, आजाद होंगे। हमने कहा नहीं, आजाद नहीं, पार्टी है। उन्होंने कहा नहीं, और इसमें बकायदा हाईकोर्ट में आए, हाईकोर्ट में कहा फॉर्म 35 में ऐड करें, नहीं ऐड करने दिया गया।
फिर इलेक्शन कमीशन है, उससे आगे क्या हो? और सर मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बात करूं, आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद किया, एमडब्ल्यूएम के साथ इत्तेहाद में जाते तो एटलीस्ट आपके पास एक रहनुमा भी वहां से था, अपनी पार्टी टिकट पे वो लोग इलेक्शन भी लड़े। बहरहाल ये आपकी जमात का फैसला था जिसके बाद आपको मुश्किलात आई हैं और टेक्निकलिटीज की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला दिया गया है। ब्रिगेडियर साहब ये जो फैसला आया, ब्रिगेडियर साहब से पूछ लूं, ये जो फैसला आया खसूसन मखसूस नशिस्तों के हवाले से, अब 13 मार्च तक ये रोक दिया गया काम। 13 मार्च में हम ये देखते हैं कि इस दौरान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, उसमें कितना फर्क डलेगा? और दूसरा जो है इस तमाम मामले में आप क्या समझते हैं कि पीटीआई मुस्तहिक चूंकि मैंडेट लेकर आई है वो अवाम का, तो ऐसी जमातों को सीटें दे देना जो कि जिनकी अक्सरियत ही नहीं है, तो क्या वो इंसाफ के तकाजों पर पूरा उतरता है? बात यह है कि दो चीजें हैं, एक है सीटें दे देना और एक है सीटें तकसीम कर देना। एक्सेप्शनल हालात में एक्सेप्शनल फैसले किए जाते हैं। अभी एक केस, दो केसेस चले हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन केस चला है नवाज शरीफ का और एक पीटीआई से बल्ला लेने का केस चला है। उसके अंदर एक ऑब्जर्वेशन है जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब की कि अगर कानून में कोई शक है तो उसका फ़ायदा जो है कंप्लेनेंट को, जो जिसके खिलाफ फैसला हो रहा है, उसको मिलना चाहिए। ये लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन केस में ये वर्जन इस्तेमाल किया गया। अब पीटीआई का जो बल्ले का केस था उसके अंदर भी फंडामेंटल राइट्स का ही केस था, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन केस भी फंडामेंटल राइट्स का केस था। तो उसके अंदर जो अगर कानून में कोई शक है तो उसका फैसला, कहते हैं ना कि पार्टी का निशान तो पार्टी के लिए नहीं होता, अवाम के लिए होता है, तो उसकी तरफ जाना चाहिए था। और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपना आर्टिकल में इस चीज़ का जिक्र किया। तो अब यही चीज़ आप देखें कि अगर आप थोड़ा सा इसको कानून की नज़र से हट के देखें तो बल्ला एक जो पार्टी सिंबल है वो लेने का फैसला कब किया गया? इलेक्शन से 1-2 दिन पहले किया गया। क्या उनके पास इतना टाइम था कि उस टाइम फ्रेमवर्क में कोई और काम कर सकते? वो तो अपने इंडिपेंडेंट केसेस से इलेक्शन लड़ा। चले, मान लिया, एक चीज आपकी बात मान लेते कि जिन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा और जनाब साहबजादा साहब ने भी, तो अगर इंडिपेंडेंट इलेक्शन उन्होंने लड़ा है तो उसका ये मकसद नहीं है कि आप वो सीटें उठा के तकसीम कर दें क्योंकि आप इलेक्शन के रिजल्ट को या प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर उसका असर डालना चाहते हैं। आप किसी को भी ना दो वो सीटें। वैसे भी ये सीटें क्या पाकिस्तान के असेंबली में पहले थी? ये तो जनरल मुशर्रफ के दौर में सीटें डाली गई थी, आपको याद होगा। इससे पहले अगर असेंबली के दौर में, इससे पहले तो ये सीटें नहीं थी, तो आप उन सीटों को छोड़ दें, उनके बगैर जो इलेक्शन होता है वो करा लें। उसके बाद जो फैसला, डिटेल फैसला आ जाए या उसके कोई चीज हो तो उसके आगे से आ जाए। लेकिन ये कहना कि एक पार्टी, देखिए अगर उनके पास सिंबल होता तो उनका हक तो था ना, या चले अगर साहबजादा के पास सिंबल है और उन्होंने इलेक्शन लड़ता तो उनका हक तो था ना वो सीटें लेना। हक से तो आप इनकार नहीं कर सकते। तो अगर उनका हक था तो फिर उसको आप क्यों छीनना चाहते हैं? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। नाज़रीन, हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 मामला बहुत गंभीर है, आपको बताते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद क्या होने वाला है। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात करेंगे मखसूस नशिस्तों के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा से एक फ़ैसला, यानी पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसका इतलाक़ क्या पंजाब पर होगा या नहीं? अज़हर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून, इनसे जानते हैं। आज जो हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है इसका इतलाक़ केपी के सूबे तक है, क्योंकि पंजाब में आपने एक और दरख्वास्त दायर की है, उस पर 2 रुकनी बेंच आज बना दिया गया है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि पंजाब से आपको रिलीफ मिलने के कितने चांसेस हैं? और अगर ये सीटें खाली छोड़ दी जाएँ तो क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी पीटीआई के जो अरकान उसमें शामिल हैं, आप लोगों के इस फैसले को कैसे देखते हैं? काबिल कबूल है? देखिए, एक बात मैं बताऊं, सदर के इलेक्शन में तो इन सीटों का इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सेनेट के इलेक्शन में इनका बड़ा बराह रास्त फर्क है। सेनेट में इन सीटों की वजह से हमारी सेनेट की सीटें आनी है, तो इसलिए बहुत जरूरी है। और समझना बात सिर्फ इतनी है कि ये राइट हमारा है। आर्टिकल 51 में और 106 में बड़ी चीज बड़ी क्लैरिटी के साथ है, प्रोपोर्शनल के मुताबिक मिलनी है इसकी सीटें हैं ये और एक मेंबर ने तो कह दिया कि उसमें आइन में तरमीम अगर करनी है तो आइन में तरमीम होगी। इन्होंने तो हमारे इलेक्शन कमीशन तो आइन में तरमीम कर छोड़ी है, और इलेक्शन कमीशन है नहीं। आर्टिकल 6 और क्या एब्रोगेट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, सबवर्ट किया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को, ये इजाजत नहीं है। ये तो आर्टिकल 6 का मुकदमा है सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है, ना ट्राइब्यूनल है, ना इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है
कि इस तरह का फैसला करें। लग ये रहा है कि जो है ना, ये इस तरह के फैसले करके मुल्क में कयास और अनार्की फैलाना चाहते हैं। ये जरूरत नहीं थी इस तवर की कि आप ठीक है अपनी मर्जी की एक हुकूमत इंस्टॉल कर दी है, अब उसको लेजिटिमाइज करने के लिए आप इस तरह के काम करें। इसकी ना आईन में इजाजत है ना कानून में इजाजत है। लाहौर हाईकोर्ट में बिल्कुल दायर की है। सेक्शन 215 भी मैंने चैलेंज किया था कि जो आप पार्टी से सिंबल नहीं ले सकते, पार्टी को बैन कर दिया है। आर्टिकल 17 में पार्टी को बैन करने का तरीकाकार है, और वो तो सॉवरेनिटी ये जो इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा से फैसला है, यानी पेशावर हाई कोर्ट का जो ये फैसला है, इसका इतलाक सिर्फ इस सूबे की हद तक और विफाक की हद तक होगा, पंजाब से इसका कोई नहीं नहीं सरोकार? नहीं, देखिए मैं बता, जो प्रिंसिपल ले डाउन कर दिया है उसका इतलाक पंजाब में भी होगा। हमने आईनी दरखास्त दायर कर दी है, सुबह लगी हुई है लाहौर हाई कोर्ट में, और कल हमारी पूरी कोशिश होगी नहीं कि सर, वही अगर उसका फैसले को पंजाब में सामने। इतलाक होगा तो आपको जरूरत नहीं पड़ती ना आईनी दरखास्त दायर करने की। नहीं नहीं नहीं, वो देखिए हमने आईनी दरखास्त पहले की दायर की हुई है। मैंने 3 दिन हो गए आईनी दरखास्त को दायर किए हुए, ये आज की नहीं है, 3 दिन हो गए आईनी दरखास्त। तो वो यानी फिर जो मैंने इंफ्रक्चर्स हो जाएगी कल। नहीं, आप इंफ्रक्चर्स कह दें कि या इस पे भी एक एलैबोरेट डिसीजन आ जाए, क्योंकि इसमें जरा फर्क है थोड़ा सा। सेक्शन 104 जी चैलेंज किया है और रूल 94 चैलेंज किया है इलेक्शन रूल्स का, जिसके तहत सिंबल ले जाने का अमल जो है ना, असल जो प्रॉब्लम ही सिंबल ले जाने के प्रॉब्लम से है। जी सिंबल अगर ना हो ले लिया होता तो मकसद तहरीक इंसाफ के सारे कैंडिडेट थे, राइट। सारे, और बड़े आराम से ठीक, हमारे लिए तो ब्रिगेडियर मसला नहीं साहब, था। ये फॉर्म 45 फॉर्म 47 की आपने बात की थी, ये तो इलेक्शन कमीशन ने 14 दिन के अंदर अपलोड करना था सर। 24 दिन के अंदर उन्होंने अपलोड किया और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ, 1 को 9 बना दिया या 5 को 8 बना दिया। ये कंट्रोवर्सी इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है, और ये कंट्रोवर्सी अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएगी तो उसमें टाइम लगेगा। तो एक हुकूमत जिसको अभी पीटीआई कह रही है कि वो जाली मैंडेट के साथ आई है, इसके फिर चलने के इम्कानात कितने नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, आज कमर भुट्टो साहब के केस का फैसला आया। वैसे तो आपको पता है कि इससे पहले भी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के की जो सजा थी उसको लोग जुडिशियल मर्डर कहते थे। अब कितने अरसे बाद आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस का फैसला आया। उन्होंने कहा जी अदालत ने ठीक नहीं किया, उनको फेयर ट्रायल नहीं दिया गया। तो फैसला तो आया। तो अब ये जो आप फॉर्म 47 के केस का जिक्र कर रहे हैं, अब ये गया है ट्रिब्यूनल में। चले, मैंने जब से आपसे अर्ज किया कि हुकूमतें बन गई हैं, वो चल रही हैं, लेकिन जिस वक्त तक आप इनके कोई फैसले नहीं करते, चाहे कैंडिडेट के हक में करें या उसके खिलाफ करें, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इन चीज़ों के ऊपर एम्बिग्यूटी ख़त्म करने के लिए, कन्फ्रंटेशन ख़त्म करने के लिए ट्रिब्यूनल्स को और अदालतों को जल्द अज जल्द फैसले करने चाहिए, ताकि एक स्ट्रक्चर जो है, हेलो जी 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 सर, ताकि एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। आप जितने फैसले डिले करेंगे, फिर जो आप जो फरमा रहे हैं ना कि उन्होंने एहतजाज की कॉल दी हुई है और सड़कों पे आने की कॉल, तो जितने ये फैसले डिले होंगे उतनी ही जो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन है वो बढ़ेगी, और आपस की जो कनेक्टिविटी और होमोजेनिटी जो कायम होनी चाहिए, जो इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की जरूरत है, क्योंकि जहां माशी हालात पे खड़े हुए हैं वो बहुत खतरनाक है। ब्रिगेडियर साहब, वेरी क्विकली आपसे पूछूंगा, इलेक्शंस होते हैं, तमाम हम ममालिक देखते हैं उसमें इलेक्शन एक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं। हुकूमतें 5 साल का मैंडेट लेके आती हैं और उस मैंडेट के बाद आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये 2024 के इलेक्शन तो मुझे एक मजीद बड़े क्योस की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद जो सूरत हाल बनने वाली है। आप इस पर वेरी क्विकली हमें शॉर्ट कमेंट दे दें, फिर हम ब्रेक लेंगे। मैं आपसे जो अर्ज कर रहा था ना कि वो क्यों क्योस बन रहा है, उस वजह को पहचानिए। और वजह क्या है, वो जो आप पहले जिक्र कर रहे हैं कि जो इलेक्शन के नताइज हैं उसके ऊपर लोगों के जहन में और लोगों के प्रैक्टिकल सवालात हैं, ऑब्जर्वेशन हैं, जिसके जरिए वो अदालतों में और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए हों। आप जितना उसको डिले करेंगे, और देखिए ना, जब इस किस्म की इलेक्शन कमीशन की तरफ से कार्रवाइयां होंगी कि आप एक फॉर्म अपलोड करते हैं फिर उसको डाउनलोड कर देते हैं, तो इससे क्या तासुर पैदा होता है? अच्छा साहब, आप क्या समझते हैं कि इस मामले का हल क्या है? मतलब अगर आपने स्टेबिलिटी अचीव करनी है, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है, तो मिलकर बैठना होगा, एक ग्रैंड डायलॉग। क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं? देखिए, ग्रैंड डायलॉग किससे होना है, उसके लिए हमने काम शुरू कर दिया है। हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से किस बात का ग्रैंड, जिसने डाके मारे हैं, जिन्होंने इस मुल्क की तबाही की जिम्मेदारी की हुई है, इसके लिए ग्रैंड डायलॉग किस बात पे होना है? भाई आप जो हमारा हक है हमें पहले दें, हम उसके लिए अदालतों में गए हैं, बाकी जगह काम ले रहे हैं, जब देख लेंगे रेमेडीज एग्जॉस्ट हो जाएंगी, फिर अभी तो देखना ये है
कि वो और वो चाहिए भी ये। इमरान खान ने देखे क्या आसान हल कर दिया है, 4 हलकों को कह दिया 4 हलकों को दोबारा खोल लें और आ जाए, खोल लें, डरते किस बात के लिए? आप छोड़े इस बात को, किसी एक हल्के में री इलेक्शन दोबारा करा लें, नवाज शरीफ के हल्के में री इलेक्शन करा लें, आप आ जाए, पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। इसमें क्या इशू है? चलो इलेक्शन नहीं कराना चाहते, आ जाए रेफरेंडम करा लें, क्लियर हो जाएगी बात। कौम किसके साथ खड़ी है, अवाम किसके साथ खड़ी है। यानी आप इस ये बहुत जो बहुत तरीका शुक्रिया कार है अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, डियर गजनफर मौजूद थे। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद आके हम मुल्क की मईशत पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में बात करेंगे मईशत पर। हमने IMF के प्रोग्राम में जाना है। मार्च में हमारा ये प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, अप्रैल में नए मुज़ाकरात का दौर शुरू होगा। 8 अरब डॉलर पाकिस्तान 8 अरब डॉलर के लिए मुज़ाकरात करने जा रहा है। 29 अरब रुपए की हमें नाज़रीन सब्सिडी ख़त्म करनी होगी। इसके साथ IMF हमसे ये भी डिमांड कर रहा है कि 18% अपना GST करें। खुराक, अद्वियात पर, मुख्तलिफ चीज़ों पर टैक्सेस बढ़ने का भी खदशा है। तो ये तमाम चीज़ें जब हम करने जा रहे हैं, एक नई हुकूमत आई है, लोग उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो रेट्स कम करेंगे। क्या होने जा रहा है? क्या हुकूमत कोई रिलीफ दे सकती है? क्या महंगाई को कम कर सकती है? मरियम नवाज दावे तो बड़े कर रही हैं। इस पर बात करेंगे। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी हमारे साथ माहिर मौशियात मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले हम जो एक IMF के प्रोग्राम ख़त्म कर रहे हैं, नए प्रोग्राम में जाएंगे। 8 अरब रुपए हम डिमांड कर रहे हैं, इसके बदले में IMF की कंडीशनैलिटीज़ जो हैं वो क्या नई हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा वो तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट कराना और फिर IMF प्रोग्राम ये लेना? इस पे ज़रा बात कर लें, फिर आगे आपसे मैं पूछता हूँ GST के हवाले से स्पेसिफिकली। बहुत शुक्रिया। देखिए, इस वक्त यह है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त इतनी तबाह बर्बाद है, तो कोई रास्ता नहीं है इसके कि सिवाय इसके कि हम IMF के पास जाएं। तो जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, हर हालत में और हर कीमत पर हमें IMF के पास जाना है। लेकिन इसके बाद अगर फ़ौरन बाद हमने कुछ इस्लाहात नहीं की और इस प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम IMF का नहीं बनाया, जो कि 24वां प्रोग्राम होगा, अगर इसको आखिरी प्रोग्राम नहीं बनाया तो फिर ये एक कौमी खुदकशी होगी। ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दूँ, नंबर 1। दूसरी इससे भी अहम बात कि आपको IMF से कर्जा मिल जाएगा, इसलिए कि अमेरिका भी चाहता है, IMF भी चाहता है कि उनके चुंगल में रहें। अशराफी की मईशत है ये। लेकिन अब इस वक्त जो हमें बैरूनी अदायगियाँ 2024-25 में करनी है, तो IMF से मिल जाए, दूसरे इदारों से मिल जाए, दोस्त ममालिक से मिल जाए, फिर भी हमें बहुत बड़ा मसला रहेगा, अदायगियों में मुश्किलात रहेगी। तो सर, इस बात का खदशा है। 131 अरब डॉलर हमने जो है टोटल अदा करने हैं, जिसमें से 30 जून 2024 तक हमने 10 अरब डॉलर देने हैं। तो हम ये कीमत जो है अदा कर पाएंगे या रोल ओवर हो जाएगा कर्जा? कोई मैं आपसे वो अर्ज कर रहा हूँ कि इस वक्त तो चाइना है, वो भी रोल ओवर कर देगा, बिलाशुबा कर देगा। सऊदी अरब UAE भी कर देंगे। उसके बावजूद भी हमें मसला है कि हमारे पूरे पैसे नहीं हो रहे जो हमें अदा करने हैं। मैं उस खातरे की तरह इशारा कर रहा हूँ, लेकिन ज़िंदगी भर का ठेका नहीं है कि वो रोल ओवर करेंगे। तो अब आप हुकूमत को जो है, मुझे डर ये लग रहा है कि SIFC के फोरम से ये कोशिश करेंगे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है ना कुछ सरमायाकारी ले लें। ये एक तबाही का नुस्खा होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेना। वो नाकाम रहा है, माजी में भी PTCL में हमने देखा, दूसरे देखे, तो वो बड़ी परेशानी की बात होगी एक जौहरी ताकत के लिए, नंबर 1। दूसरी बात ये थी कि हमें अब ये देखना है कि अमेरिका की पॉलिसी ये है कि चीन को कंटेन करना है और पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम में रखना है। तो अमेरिका का हमारे ऊपर दबाव होगा कि आप CPEC को सुस्त करें। दूसरी तरफ चीन अगर रोल बैक ना करे तो अमेरिका भी पाकिस्तान की मदद करे, फिर भी हम ठीक नहीं हो सकते। इसलिए हमें इसको तवाज़ुन रखना है, जो हम फ़िलहाल रख लेंगे। लेकिन ये कि तवाज़ुन आगे वाले वक्त में बरकरार रहेगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है एक जौहरी पाकिस्तान के लिए भी, कि अगर वो तवाज़ुन नहीं रहता तो अमेरिका और चीन में से अगर एक आदमी भी, एक मुल्क भी आपको पूरी मदद ना करे तो हम मुश्किलात से नहीं निकल सकेंगे। ये बहुत बड़ा खौफ है। इसलिए अगर हमें पाकिस्तान की सलामती अजीज़ है, पाकिस्तान से मोहब्बत है, तो मेरी तजवीज़ ये होगी कि अभी फ़ौरन बाद IMF के पास ज़रूर जाएं, उनकी शराइत भी मानें, लेकिन उससे पहले ये कर लें कि शराइत मानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए कि आप फौरी तौर पर, मैं ये चाहूँगा कि SIFC जो है, जिसमें फ़ौज की नुमाइंदगी भी है, वो एक मीटिंग करें जिसमें तीनों बड़ी पार्टियों के नुमाइंदे हों जो इलेक्ट हुए हैं, और कुछ दूसरी बड़ी पार्टियों के भी। उनको आपका आइन दिखाएं
कि हम आइन के खिलाफ बजट बना रहे हैं, उनको बड़ी पार्टियों का मंशूर दिखाएं, जिसमें उन्होंने कहा था हमारे किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, जीएसटी कम करेंगे, तालीम का बजट बढ़ाएंगे, आवाम को रिलीफ देंगे, वो उसके खिलाफ कर रहे हैं। तीनों बड़ी पार्टियां भी कर रही हैं, वफाक में भी, सूबों में भी, और दूसरी पार्टियां ठीक। भी। डॉक्टर हम साहब, दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट तीनों जमातों को एक तो साथ बिठाना, क्योंकि धांधली का मामला है, बहुत दीगर मसाइल हैं जिसकी वजह से अगर यही मुल्क की स्टेबिलिटी होती, ये तीनों जमातें साथ बैठती, तो हम आज ये रोना ना रो रहे होते। बहरहाल ये जो IMF की जानिब से कंडीशनैलिटीज़ हैं, इनकी अगर बात करें, हुकूमत आई है, फौरी तौर पर अगर रिलीफ देने की बात करें, रमज़ान आ रहा है, आटा दाल चीनी पर गरीब को रिलीफ मिल सकता है फौरी तौर पे, या हुकूमत के बस की बात नहीं है सर? नहीं, देखिए ना, ये तो हर रमजान में ड्रामा होता है ना। मैं आपसे वही बता रहा था कि हम इस झगड़े से निकले हैं इसलिए कि जब आपका 24% अफराती ज़र है, 23-24%, भारत में 6% है, क्या आप दे देंगे? भारत में अभी 13,000 अरब रुपए की सब्सिडी जो है दी है, आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, 13,000 अरब की सब्सिडी दी, 6% वहाँ महंगाई है, हमारी 23% है, हम सब्सिडी वापस ले रहे हैं। तो ये सियासी खेल बंद करें ना, कि आप 23 प्रोग्रामों में आप कुछ नहीं कर सके तो 24वें प्रोग्राम में आप कैसे दे देंगे? तो मैं ही चाहता हूँ कि रिलीफ की बात ना करें। जो मैं आपसे बात कर रहा था उस पर आप दोबारा मैं आवाम को समझाना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात मुकम्मल होने दें। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये फौज नहीं कराती है तो ये खुदकशी होगी। मैं तो बार कह रहा हूँ, या आप खुदकशी करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब अमेरिका और चीन में अगर आप तवाजुन नहीं रख पाएंगे, और दोनों में से कोई एक मुल्क पाकिस्तान को बचा नहीं सकता, अब इतनी मईशत खराब हो गई तो कोई रास्ता नहीं है, या खुदकशी कर लें या फौज इनको मजबूर करे कि भाई आपने बैठना है। मैं उसी वजह बताऊं क्यों, सुप्रीम कोर्ट को बुलाएं आप कि जनाब ये आइन के खिलाफ बजट है, आइन के खिलाफ सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली को इन बजट का पास करने का इख्तियार नहीं है। मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं कह रहा हूँ, उनके मंशूर के भी खिलाफ है, आइन के भी खिलाफ है। तो वो पास कैसे कर सकते हैं? आइन तोड़ रहे हैं। तो उनको मजबूर किया जाए, सुप्रीम कोर्ट मजबूर करे कि जनाब 26 मिलियन बच्चे आपके स्कूल नहीं जा रहे, ठीक। आइन का 25A ये कहता है कि हर बच्चा स्कूल जाएगा, तो कानूनन उनको मजबूर करना पड़ेगा। अगर वो नहीं मानते तो सुप्रीम कोर्ट करे। ठीक। उन्होंने इंतखाबात में मुदाखलत की है, अगर ये नहीं करते तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, एक बात और बता दूं, ये खुदकशी होगी, कोई रास्ता नहीं है। दूसरी बात ये थी कि अगर आप देखें पाकिस्तान में, मैंने दुनिया भर में बैंकिंग की है टॉप पोजीशंस में, दुनिया भर के मुल्कों को आप देख लीजिए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो तिजारती बैंक जो है बड़े पैमाने पे हुकूमत को कर्जे दे रहे हैं, जो कि खुदकशी है, वो नहीं दे सकते, वो कंट्री रिस्क है। तो ये कब से शुरू हुआ? 2008 में आप एक हबीब बैंक के प्रेसिडेंट को लेके आए जो फॉरेन बैंक का था, उसी आदमी को 2021 में फिर लेके आए, दूसरी पार्टी थी, अब फिर आप हबीब बैंक के प्रेसिडेंट को ला रहे हैं। तो वो तो वही होगा कि हुकूमत की सरमायाकारी करेंगे, आपका बैंकिंग सेक्टर तबाह हो जाएगा, इसलिए कि वो 21,000 अरब रुपए तिजारती बैंकों ने दे दिए हुकूमत को। ये सारी दुनिया में नहीं होता, पाकिस्तान में नहीं होता। तो फिर ये कर्जे अगर आप देंगे वो तो कंट्री रिस्क है, उसमें तो रीशेड्यूलिंग की बात आ जाएगी। तो मैं जो बात आपकी खिदमत में बता रहा हूँ आपके खारिजीन को, कि या खुदकशी करने के लिए तैयार हो जाएं, या सुप्रीम कोर्ट, SIFC और ये पार्टियों को बताया जाए कि अब ये धंधा नहीं चलेगा। अब ठीक हो बहुत गया। तबाही डॉक्टर साहब, आप SIFC की बात करें, SIFC ने इनिशिएटिव्स लिए थे पिछली हुकूमत यानी PDM 1 जब थी, तो उसमें SIFC की जानिब से कहा गया था कि हम इदारों की निजकारी करेंगे। फिर हमने उसकी कॉन्टीन्यूटी देखी जब केयर टेकर सेटअप था, अब दोबारा से शहबाज शरीफ साहब आ गए। ये इदारों की निजकारी का अमल पाकिस्तान में एक बड़ा मुश्किल अमल है। क्या आप समझते हैं कि अब शहबाज शरीफ के टेन्योर में ये इदारों की निजकारी, जो बड़े बड़े इदारे हैं, ये सफ़ेद हाथी बने हुए हैं, इनकी हो जाएगी? जी, पहले मैं आपसे बता दूं कि ये जो आप SIFC के तहत अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आप सरमायाकारी लाने की बात कर रहे हैं, तो वो तबाही का नुस्खा है। पहले मईशत ठीक होगी तो फिर सरमायाकारी आएगी, फिर खुद ब खुद आएगी। पहले तो इस अकमतमिरी को बदल दें। दूसरी बात ये थी कि मैंने इस पर पूरी रिसर्च की है, पूरा मेरे पेपर्स हैं। पाकिस्तान में निजकारी का अमल नाकाम हो चुका है। PTCL आप देख लीजिए, उसको $800 मिलियन आज तक नहीं मिले, आज तक नहीं मिले आपके। और उसको तो आवाम को क्या मिल गया? बैंकिंग का आप देख लीजिए, 80% हमने गैर मुल्कियों के पास इस वक्त है, तो उसमें उन्हीं के हम प्रेसिडेंट बनाते हैं, वो कर्जे ही नहीं दे रहे हैं। तो पाकिस्तान में निजकारी नाकाम हो चुकी है। तो PIA के मुतालिक मैं गारंटी कर सकता हूँ, और ये मुस्लिम लीग नून को पता है, उनके एक आदमी ने, सीनियर आदमी ने प्रोग्राम में मुझसे कहा था कि ये प्रॉफिट में आ सकता है, लेकिन हम इसको लाना नहीं चाहते, क्योंकि अगर हम इसको लाएंगे तो अगली हुकूमत उसको तबाह कर देगी। नहीं तो सर, 8 सरकारी इदारे जो 250 अरब रुपए का खसारा कर रहे हैं, वो फिर किस तरह से कवर किया जाए अगर निजकारी ना करें तो? जी, मैं आपसे वही कर रहा था कि मैं आज आपको बताता हूँ कि जो सिर्फ PIA को आप देख लीजिए,
उसके पास पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम हैं, वो जनाब डोमेस्टिक ट्रैवल भी करते हैं, उम्रे पे भी जाते हैं, हज पे भी जाते हैं, बाहर भी जाते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो यहाँ 30 अरब डॉलर भेज रहे हैं, वो भी पाकिस्तान आते हैं। तो इतना बड़ा बिजनेस है, लेकिन उनके जहाज तो आपने ग्राउंड किए हुए, वो तो जहाज चल ही नहीं रहे हैं। तो आप ये सब, अगर आप अपने जहाज ही ग्राउंड नहीं करते, ग्राउंड कर देते हैं, उनके जहाज ही नहीं चल रहे और दूसरी दूसरी लेकिन डॉक्टर साहब सारा मसला कैपेसिटी का, अगर हमारे अंदर कैपेसिटी कैपेबिलिटी होती तो इन इदारों की निजकारी का अमल करना ही ना पड़ता। मसला ये है कि हमारे इदारों में करप्शन है, हमारे इदारों में नाअहली है, जिसकी वजह से ये चला नहीं पाते हैं। भाई नाअहली का सवाल नहीं है भाई, जब उसको आप, जब उसके पास पैसे, आप उनको जहाज खरीदने के लिए पैसे ही नहीं दे रहे, वो तो अपना बेच रहे हैं कि जी आप अपना रूट बेच दें। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि गारंटी कर सकता हूं मैं कि ये मुनाफे में आ जाएगा। यहाँ लेके आए सरमायाकारी, और आप तो जो है एयरफोर्स के आदमी को ले आए थे ना वहां पर, तो एहलियत तो आ गई थी, पैसा नहीं है आपके पास कि आप जो वो खरीद सकें। तो आप क्या चाहते हैं कि हम सिर्फ चमड़ा और टेक्सटाइल करें, बाकी आप फार्मास्यूटिकल आपने बाहर को दे दिया, बैंकिंग आपने दे दी, पीआईए दे दिया, स्टील मिल दे दिया, तो मेरा मुल्क जो है 24 करोड़, हम सिर्फ चमड़ा और टेक्सटाइल करेंगे? हम चाहते क्या हैं? मेरी गुजारिश आप समझे, हमें ये चाहिए कि दोनों को कंपीट कराएं। स्टेट लाइफ की मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, उन्होंने तारीखी मुनाफा कमाया है, जो पिछले साल आप देख लीजिए, रिकॉर्ड है, जबरदस्त मुनाफा कमाया, क्योंकि आपने कॉम्पिटेंट आदमी को वहां लगाया और उसने तारीखी मुनाफा दिखा दिया। अब आप वो चाहते हैं उसको भी आप प्राइवेटाइज कर दें। आप फर्स्ट वीमेन बैंक है, आप, अरे भाई वो 50% आबादी, एक छोटा सा बैंक है, आप उसकी 300 ब्रांचेस खोलिए, खवातीन को कहें आप बैंकिंग करें, उनको कर्जे दें, हाउस वाइफ को कर्जे दें। तो हम तो चाहते नहीं है कि हम तो बैरूनी आकाओं को खुश करके अपनी मईशत तबाह करके ये चाहते हैं टेक्सटाइल चलाएं, बाकी दे दें। तो ये ठीक डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे प्रोग्राम का टाइम नाज़रीन ख़त्म हो गया है। मुल्क की मईशत बड़ी ज़रूरत है सियासी इस्तेकाम की भी, साथ इकनॉमिक रिफॉर्म्स की भी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो कि होनी चाहिए। इसी की वजह से जो है एक दुरुस्त सिमत पे हम जाएंगे। फ़िलहाल के लिए इतने ही। प्रोग्राम का नाज़रीन टाइम ख़त्म हो गया। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।